आज हम लोग अकबर की भूमि व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, साथ ही मालगुजारी प्रथा को विकसित करने का प्रयास किया। जागीरदारी को समाप्त किया, जागीरदारी प्रथा को, और मालगुजारी प्रथा को विकसित करने का प्रयास किया। 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद टोडरमल को वहाँ की भूमि व्यवस्था के लिए भेजा। टोडरमल ने समस्त भूमि की नाप कराई तथा क्षेत्रफल व उपज के अनुसार भूमि कर निर्धारित किया। इस नई व्यवस्था का प्रयोग बंगाल तथा बिहार के अतिरिक्त संपूर्ण अधिकृत साम्राज्य में किया गया। संपूर्ण साम्राज्य 182 परगना में विभक्त था और अकबर की जो भूमि व्यवस्था थी, जो राजस्व व्यवस्था थी, उसको सुधारने का प्रयास जो है, सिस्टमैटिक करने का प्रयास जो है, वो टोडरमल ने किया। और टोडरमल पहले जो है कहाँ था? यह टोडरमल जो है पहले शेरशाह के दरबार में रहता था और यही टोडरमल फिर अकबर के दरबार में आया। और यही टोडरमल जो है, टोडरमल की नियुक्ति कब हुई थी? 1582 में। और यह जो पद था इसको कहा जाता है दीवान-ए-अशरफ। दीवान-ए-अशरफ के पद पर नियुक्ति की गई। उसने अपने विशेष अनुभव से भूमि प्रबंध की नई व्यवस्था दी। और उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अकबर जो है के समय भूमि व्यवस्था जो है बहुत गड़बड़ थी। और सबसे पहले जो है समस्याएं क्या थी? समस्याएं थी भूमि की नाप की समस्या थी, भूमि के वर्गीकरण की समस्या थी, टोडरमल के सम्मुख औसत उपज का ज्ञान प्राप्त करने की समस्या थी, उपज में राज्य का भाग निश्चित करने की समस्या थी, लगान की दर निश्चित करने की समस्या थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए टोडरमल ने क्या किया? भूमि की पैमाइश कराई, नाप कराया, भूमि का वर्गीकरण कराया, लगान का निर्धारण कराया और लगान की वसूली। ये 4 उसने सुधार किया। सबसे पहले उसने किया भूमि की नाप कराई। पहले भूमि की पैमाइश जो है वो रस्सों से होती थी, रस्सों या रस्सी। और ये जो रस्सी थी यह बरसात में भीगने पर सिकुड़ जाती थी और गर्मी में क्या होती थी? फैल जाती थी। इससे जो है भूमि की नाप के समय वह क्या होती थी? घट बढ़ जाती। यह गर्मी और बरसात के दिन में घट बढ़ जाती थी, जिससे जमीन की नाप ठीक नहीं हो पाती थी। टोडरमल ने बांसों और लोहे के छल्लों से जुड़ी हुई जरीब से पैमाइश कराने का नियम निकाला। यह व्यवस्था 1575 में चालू की गई। उस समय 1 बीघा 3600 वर्ग गज का होता था। उस समय 1 बीघा 3600 वर्ग गज का होता था। गज की निश्चित नाप थी, वह कितने की थी? 41 अंगुल का होता था। 41 अंगुल का होता था। और 1 बीघे में 20 बिस्वा और 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी होता था।
अब हम देखते हैं भूमि का वर्गीकरण। भूमि को उपज के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। पोलज, पहला क्या है? पोलज। यह सबसे उपजाऊ भूमि थी। इस भूमि से प्रतिवर्ष लगान भी वसूल किया जाता था। प्रतिवर्ष लगान भी वसूल किया जाता था और इसमें प्रतिवर्ष खेती भी होती थी। अब भूमि का जो दूसरा प्रकार है परौती, वो क्या है? परौती। इस भूमि पर हमेशा खेती नहीं होती थी, कभी कभी परती छोड़ दी जाती थी। देखिए परौजी, परौती नाम से ही आपको पता चला है कि कभी कभी है, हर साल नहीं होती थी। एक साल खेती की, अगले साल छोड़ दिया गया परती, और जिस साल यह परती छोड़ दी जाती थी उस साल लगान भी नहीं लिया जाता था। तीसरी प्रकार जो भूमि है उसका नाम है चाचर। उस भूमि का नाम है चाचर। यह भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती थी। इससे बीच बीच में 3-4 वर्ष परती छोड़ दिया जाता था। 3-4 वर्ष। और जब 3-4, जिस साल ये परती 3-4 वर्ष के लिए छोड़ी गई है उस साल इसमें लगान नहीं लिया जाता था। अब बंजर भूमि। ऐसी भूमि में पैदावार बहुत कम होती थी, इसे लगान भी बहुत कम वसूला जाता था। लगान की दर निश्चित की गई। कैसे की गई? लगान की दर निश्चित करने के लिए सरकारी जमीन, बोई जमीन, सरकारी कर्मचारी, लगान निश्चित करने के सरकारी कर्मचारी बोई जमीन, अनाज की किस्म तथा जमीन की जांच करते थे। गांव के मुखिया को इस बात का एक प्रतिज्ञा पत्र लिखना पड़ता था, प्रतिज्ञा पत्र, कि वह बोई हुई जमीन और फसल का पूरा पूरा हाल बताएगा, पूरा पूरा हाल बताएगा। भिन्न भिन्न किस्म की फसलों की भिन्न भिन्न लगान लगाई गए। सरकार पैदावार का 1/3 लेती थी, 1/3। वह भाग नगद रुपए के रूप में निश्चित किया जाता था। खेतों के बोने के लिए राज्य कर्मचारी देहातों में जाकर, खेतों के बोने के बाद राज्य कर्मचारी देहातों में जाकर बड़ी हुई जमीन, बड़ी नहीं बल्कि बोई हुई जमीन के क्षेत्रफल का हिसाब कर लेते थे और फसल का एक खुलासा तैयार करते थे। अगर कोई दैवी घटना से फसल खराब हो जाती थी तो भी उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेज देते थे। अनाज सस्ता होने पर दुर्भिक्ष के समय किसानों को छूट दी जाती थी। अकाल के समय बीज बैल के लिए तकावी मतलब ऋण दिया जाता था। भूमि सुधारों के परिणाम। किसानों के हितों का संरक्षण किसानों के हितों का सम्राट को सदैव ध्यान रहता था। अनावृष्टि या बाढ़ के समय फसल को क्षति पहुंचाने पर, अनाज या बाढ़ के समय फसल को क्षति पहुंचने पर किसानों को लगान में छूट दी जाती थी। माल विभाग के कर्मचारियों को एक प्रतिवर्ष रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती थी, जिसके द्वारा उन्हें जनता की अवस्था, वस्तुओं के दाम, गरीबों की आवश्यकता तथा इसी प्रकार अन्य
बातों से केंद्रीय सरकार को अवगत कराना पड़ता था। राज्य को लाभ, इससे राज्य को लाभ क्या हुआ? इस व्यवस्था से किसान और राज्य दोनों को लाभ हुआ। राज्य बड़ी वृद्धि हुई, राज्य की टैक्स में बड़ी वृद्धि, किसान ठेकेदारों तथा जमींदारों के शोषण से मुक्त हुई। अकबर द्वारा स्थापित राजस्व व्यवस्था पर्याप्त समय तक चलती रही और अंग्रेजों ने भी इसी व्यवस्था में कुछ सुधार कर इसको अपनाया। कुछ विद्वानों का मत है कि राजा टोडरमल की भूमि कर व्यवस्था का उद्देश्य कृषकों का हित करना नहीं था, बल्कि राज्य की आय को किसान और सरकारी कर्मचारियों की छल कपट से सुरक्षित रखकर बढ़ाना था। अकबर की राजस्व व्यवस्था प्रशंसनीय थी, उसके सिद्धांत उच्च कोटि के थे और आदेश जो राज्य की ओर से कर्मचारियों को दिए गए थे संतोषजनक थे। यह बात इतिहासकार स्मिथ ने कहा है। तो आज इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है। धन्यवाद।